हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपाली भालेराव और आज हम सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले कंपोजिशन के बारे में स्टडी करने से पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? So we can define it as outermost boundary present around the cell. Plasma membrane क्या है? It is, हम उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, it is an outermost boundary. Plasma membrane एक outermost boundary present है around all living cells. Around all living cells. तो हम इसे बाउंड्री क्यों कह रहे हैं? इसे हम बाउंड्री इसलिए कह रहे हैं ताकि ये कोई भी कंपोनेंट का एक्सचेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन और आउट नहीं करने देती। ये सेमी परमिएबल होती है, इसलिए हम बाउंड्री कहते हैं। तो जैसे कि वी ऑल नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स और इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। द व्हाट आर फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज सेमी परमिएबल। व्हाट डिड यू मीन बाय सेमी परमिएबिलिटी? Let us see. Plasma membrane shows semi-permeability. What is semi-permeability? Let's take an example. Plasma membrane में से किसी मॉलिक्यूल को पास होना हो तो वो हर एक मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देंगी। जैसे कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते। कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स हो, छोटे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इजीली पास हो सकते हैं। और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गैसेस एंड स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कैन इजीली स्पैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गैसेस एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले तो जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व हो जाता है। इट मीन्स इट कांट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर ग्लूकोज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो परमेबिलिटी है ही नहीं, तो डज इट मीन्स सेल डिडंट टेक ग्लूकोज? नो, नॉट एट ऑल। सेल को तो ग्लूकोज की बहुत जरूरत होती है जिससे कि हम एटीपी जनरेट करते हैं। तो फिर ग्लूकोज सेल में कैसे जाएगा? तो हम देखते हैं ग्लूकोज इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. If glucose wants to cross the plasma membrane, there are some transporters through which glucose can enter the cell. है ना? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. There are some transporter through which glucose can enter the cell. It means what it indicates? It shows the semi-permeability of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक हम फीचर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करती है। क्या शो करती है? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर। व्हाट डिड यू मीन बाय सेलेक्टिव परमिएबल? हम सेम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कोई ये ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज सेल के इनसाइड एंटर कर रहा है। Why not fructose or why not galactose is entering through this transporter? Because this transporter is selectively permeable to only glucose. ऐसा नहीं है कि fructose and galactose all are hexose sugars, तो वो भी एंटर करेंगे, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिक है. It means they are selective. They will only allow the respective molecule to pass through the plasma membrane. हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर बहुत सारे कैल्शियम प्रेजेंट है, हो सकता है बहुत सारे पोटेशियम प्रेजेंट है, लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो सिर्फ सोडियम ही पास हो रहा है. What does it mean? This channel is only specific for sodium molecules. It will not allow any calcium or potassium to enter through the plasma membrane. What is its benefit? Its benefit is अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर कोई मॉलिक्यूल को पास करने दे, हर कोई मॉलिक्यूल को इंटीरियर एनवायरनमेंट में एंटर होने दे, तो हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से
कोई टॉक्सिक कंपोनेंट्स भी एंटर कर रहे हो तो इस ऐसे तो सेल मर जाएंगे ना। तो इसी सेल का इंटीरियर एनवायरनमेंट मेंटेन रखने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दो फीचर्स शो करती है, दैट इज सेमी परमिएबिलिटी एंड सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। ये तो हुए दो फीचर्स। और अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोर स्पेसिफिकली कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हम जब स्टडी करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम शॉर्ट में पीएम भी लिख सकते हैं। इट डजंट मीन पीएम मीन्स नरेंद्र मोदी, इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन कैसे स्टडी किया? तो हर कोई भी चीज हो अगर उसका स्टडी करना है तो वी टेक समथिंग रेफरेंस इनटू अकॉर्डिंग टू दैट रेफरेंस वी शो समथिंग फीचर्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने आरबीसी को एक आइडियल मेम्ब्रेन समझा। व्हाई ओनली आरबीसी, नॉट अदर सेल्स? बिकॉज आरबीसी इज हैविंग ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर नो ऑर्गेनल्स, नथिंग। आरबीसी में क्या है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम दूसरे कोई सेल्स को ले, दूसरे सेल्स में तो ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। अब हम इस जस्ट कंसिडर इट एज अ आरबीसी। अगर हम आरबीसी की बात करें, हमें स्टडी करना है कंपोजिशन। जब आफ्टर हम इसका ब्रेकिंग करेंगे, इसको क्रश करके इसमें एक कोई स्पेसिफिक पोर्शन लिया और उसका स्टडी किया, तो उसमें से हम लिपिड और प्रोटीन्स का कंपोजिशन स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो हम आरबीसी में से तो लिपिड और प्रोटीन्स का कंपोजिशन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा सेल लिया तो हो सकता है पता चला कि उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पोर्शन हो सकता है उसमें गोल्गी बॉडी का मेम्ब्रेन हो। टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, साइंटिस्ट स्टडी द आरबीसी एज आइडियल मेम्ब्रेन to study composition of plasma membrane. ओके, ठीक है। अब आरबीसी का स्टडी किया तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को पता चला कि इसमें मेजरली रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। स्टार्टिंग में तो हमने लिपिड्स और प्रोटीन्स को स्टडी किया, लेकिन जब और थरोली स्टडी किया तो पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट पाए गए, लेकिन द एक्सेप्शन इज carbohydrates never found in free form, they are never found in independent manner. That is, carbohydrates like lipids and proteins are present independently, but carbohydrates are always found in conjugated manner. इसको हम क्या लिख सकते हैं? conjugated manner. It means कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा हमें लिपिड से अटैच मिलेंगे और प्रोटीन से अटैच मिलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यदि कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स से अटैच होंगे, लिपिड्स से अटैच कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इसको शॉर्ट में हम कार्ब्स लिखेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। इसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। और यदि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेटेड मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले आरबीसी का एग्जांपल लिया था। आरबीसी में भी फ्रेमवर्क शुगर रहती है, ऐसे फ्रेमवर्क शुगर रहेंगी और उसके ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जिसके बेसिस पे हम हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो जो ये फ्रेमवर्क शुगर है, इट इज नथिंग बट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड मैनर। ठीक है, ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम जब लिपिड और प्रोटीन्स को देखते हैं, तो क्या लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सेम मैनर इन ऑल सेल? नॉट एट ऑल। लिपिड्स
are present in different manner, in different composition, or we can say in different percentage according to the cell. देखो इसको समझते हैं. अगर बात हम आरबीसी की करें, यहाँ पे लिखते हैं आरबीसी, और यहाँ पे लिपिड्स का कंपोजिशन लिखेंगे, यहाँ पे प्रोटीन्स का कंपोजिशन लिखेंगे, तो और बीच में कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कार्ब्स भी कह सकते हैं. तो आरबीसी में देखा जाए तो लिपिड्स आर मोर इन परसेंटेज एज कंपेयर टू प्रोटीन्स. लिपिड्स अप्रोक्सीमेटली 43% प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटीन्स 49%. ओके. यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसे शॉर्ट में ऐसे कहते हैं एमटी. माइटोकॉन्ड्रिया में देखा गया कि प्रोटीन्स का कंपोजिशन बहुत ज्यादा है, इट इज 80%, एंड लिपिड्स आर प्रेजेंट 18%, और लगभग 2% carbohydrates. Why it is varying the composition of lipids and proteins in different cells? Because according to the necessity of cell. जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं. What is mitochondria? Mitochondria is known as the power house of energy. माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस होती है. एटीपी की सिंथेसिस के लिए हमें बहुत सारे प्रोटीन्स लगते हैं, जिसमें से प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है और उससे एनर्जी जनरेट की जाती है. तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नीड्स मेनी ट्रांसपोर्टर्स, मेनी चैनल्स. देयर आर एटीपी सिंथेस, एडीपी हाइड्रोलेज. व्हाट आर दिस? These are nothing but proteins. So that's why माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का कंपोजिशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू लिपिड्स. ओके. और एक एग्जांपल ले, अगर हम माइलिन शीट के बारे में बात करें, व्हाट इज माइलिन शीट? इट इज नथिंग बट अ मेम्ब्रेन. माइलिन शीट क्या है? इट्स अ मेम्ब्रेन which keeps neurons insulated. Membrane keeps neurons insulated. माइलिन शीट का काम क्या है? वो न्यूरॉन को इंसुलेटेड रखती है. अब न्यूरॉन्स में तो कोई प्रोटीन्स होते नहीं, उसमें ये ट्रांसपोर्टर होते नहीं, तो वहां पे लिपिड्स का कंपोजिशन ज्यादा मिलेगा और प्रोटीन्स का कंपोजिशन कम मिलेगा. So what can we conclude from the all above examples? The composition of lipids, proteins may vary according to the necessity of cells. ये तो बात रही कंपोजिशन की. अब हम बात करते हैं लिपिड्स की नेचर की. लिपिड का नेचर कैसा है? तो हम जब बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं लिपिड्स का, तो हम देखते हैं एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है. What is this hydrophilic end? It is nothing but the glycerol. यदि लिपिड ग्लिसरॉल बेस्ड है तो यहाँ पे ग्लिसरॉल रहेगा और यहाँ पे स्टिनोसिन भी रह सकता है. बट इट शोज द हाइड्रोफिलिक नेचर. द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल शोज द हाइड्रोफिलिक नेचर. और ये जो टेल दिख रही है, इट इज नथिंग बट द फैटी असाइल चेन. व्हाट इज इट? It is nothing but the fatty acyl chain. It's a long carbon chain. ये fatty acyl chain hydrophobic nature शो करती है. What it shows? It shows the hydrophobic nature. As both natures are present in the lipid, it is called as amphipathic. जैसे कि इसमें हाइड्रोफिलिक एंड भी है और हाइड्रोफोबिक एंड भी है, तो इसे हम कहते हैं एम्फीपैथिक नेचर. एंड ड्यू टू दिस एम्फीपैथिक नेचर, फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर मैनर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? बाइलेयर, लाइक दिस. ये जो हाइड्रोफिलिक एंड रहेगा वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, and hydrophobic tail will be present in the core of plasma membrane. Why this is behaving so? Because we all know light dissolves oil. Light dissolves light.
So the hydrophilic end will always try to be in contact with water. सेल का इंटीरियर में भी वाटर है और एक्सटीरियर में भी वाटर है, तो हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के कांटेक्ट में रहेगा और हाइड्रोफोबिक एंड विल ऑलवेज एस्केप फ्रॉम वाटर। इस हाइड्रोफोबिक टेल को छुपाने के लिए फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात रही इसके एम्फीपैथिक नेचर की। और अगर हम लिपिड्स को मोर स्पेसिफिकली देखें तो व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर नथिंग बट द ईस्टर्स ऑफ polyhydroxy alcohols and fatty acid. What are lipids? Lipids are nothing but, यहाँ पे लिखते हैं, lipids are the esters of polyhydroxy alcohol and fatty acid. फैटी एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैटी एसिड में ये R चेन रहती है एंड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। ये कंपोजिशन है लिपिड का। तो जब भी कभी जब हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जस्ट फॉर एग्जांपल वी कंसीडर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कोई भी हो सकती है, 18 कार्बन लॉन्ग और 20 कार्बन लॉन्ग। ओके, फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड 18 कार्बन लॉन्ग एंड 20 कार्बन लॉन्ग एराकिडोनिक एसिड। ओके, तो जब हम ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे लिखते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, CH2OH CH2OH। अब इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जब एक फैटी असाइल चेन की पूंछ हम जोड़ देते हैं तो इट विल बी लुक इसके साथ एक फैटी असाइल की चेन जोड़ देंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एस्केप होगा एंड इट विल बी लुक लाइक दिस। ये लॉन्ग फैटी असाइल चेन है एंड इट विल बी रिजल्ट, इसको हम क्या कहेंगे? मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी असाइल चेन हो तो इट इज कॉल्ड एज मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। इसी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ यदि दो फैटी असाइल चेन जुड़ी हो तो इसे हम कहते हैं डाइअसाइल ग्लिसरॉल। इसके साथ यदि और फैटी असाइल चेन जोड़ दें then it will be result in diacyl glycerol. And what are both these? Monoacyl glycerol majorly acts as secondary messenger. We all know cell communicates, cell gives signals. For that, monoacyl glycerol acts as a secondary messenger. And what is diacyl glycerol? It is majorly present in plasma membrane. इसी के साथ और एक हम असाइल चेन जोड़ दें then it will result into triacyl glycerol. इसके साथ और एक फैटी असाइल चेन जोड़ दें तो ये it will be called as triacyl glycerol. And this triacyl glycerol is major component of adipose tissue. So हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, हमने इसको अगर कंक्लूड करें तो हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ फीचर्स देखे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है वो देखे और हमने लिपिड्स के कंपोजिशन देखे। यहाँ पे हमने लिपिड का इन डिटेल स्ट्रक्चर देखा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।